Audio Jungle. नमस्कार, आदाब। मैं शम्स सैफी और आप देख रहे हैं विरासत टीवी। आज विरासत टीवी में पहली बार हमारे साथ अलीगढ़ में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो बहुत यंग, हैंडसम और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने जो तरक्की के परचम को लहराया है और कामयाबी की बुलंदियां हासिल की हैं। मैं उनकी तारीफ़ खुद नहीं करना चाहूँगा, बल्कि आइए मैं पहले उनका इस्तकबाल करता हूँ और जानेंगे उनसे उन्हीं के बारे में। डॉक्टर वसीम बेग साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया आपका। जितना हमने आपके बारे में जाना है, मैं चाहता हूं कि मैं अपने ज़बान से न बता करके आप अपना तारुफ खुद ऑडियंस को कराइए। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वसीम बेग है। मैं तखल्लुस लगाता हूं। ग़ज़लें लिखने का शौक़ है। बिलाल अली में तखल्लुस है। अपनी बात शुरू करने से पहले मुझे एक शेर याद आ रहा है कि कामयाबी ने चूमे हैं मेरे कदम बिलाल, कामयाबी ने चूमे हैं मेरे कदम बिलाल, जब भी सफ़र पे निकला हूँ माँ की दुआ के साथ। ये सब माँ की दुआएं हैं, वालिदैन की दुआएं हैं। और बेशक अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा हर चीज़ से। मैं इस काबिल नहीं था, बहुत चीज़ नवाजा। अगर आप देखें एजुकेशन की फील्ड में बात करें तो मैं डॉक्टरेट हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने किया है। इंजीनियरिंग में जनरली कम लोग PhD होते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे नवाजा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ मैं यहाँ पे। उसके साथ साथ यहाँ ये माहौल है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमें ऐसा एक माहौल दिया हमारे उस्ताज़ा ने, चाहे वो स्कूल हो। स्कूलिंग मेरी मिंटो साइकिल से हुई है। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे इंजीनियरिंग जब की है तो एक ऐसा से माहौल है जो अपने साथी हैं, उस्ताज़ा हैं। तो फिर हमें वो लिखने का शौक़ हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ हमने 2 किताबें अदबी ग़ज़लों की 2 किताबें लिखी। उसके साथ क्योंकि यहाँ पे एक दीनी माहौल भी है तो मेरी एक किताब ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड भी है, ह्यूमन राइट इन द लाइट ऑफ होली कुरान, जिसका इनाग्रेशन पद्मश्री ज़ीलुर रहमान साहब के दस्ते मुबारक से हुआ। साथ में फिर क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड है तो कुछ हमने 2-3 किताबें अपने टेक्निकल से लिखी हैं। उसके साथ साथ एकेडमिक से रहा तो 1-2 किताबें। इस तरह से मेरी 7 से 8 किताबें लगभग मौजूद हैं। और मैंने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, उसका एक कैंपस शाहजहाँपुर था, तो उसमें मैं कम से कम 5.5 साल इंचार्ज कम प्रिंसिपल रहा। और अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है वहाँ पे मैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ UIMT एक कॉलेज है गाज़ियाबाद में, उस पर लगभग 1-1.5 साल तक वहाँ पे मैं डायरेक्टर मैंने काम किया। AKTU का कॉलेज है। दैन मुझे महसूस हुआ कि हम जो है कब तक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करेंगे। तो फिर मैंने एक यहाँ मैं शुरू किया मेरे 1-2-3 साथियों के साथ। एक मैं NCPR नेशनल काउंसिल फॉर प्रोडक्टिव एजुकेशन एंड रिसर्च, और उसका मैं फाउंडर और चेयरमैन हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह उस बहुत कम टाइम में 1-1.5 साल के अंदर ही हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस AMU में कोलैबोरेशन में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ कराई थी 2020 में जनवरी में। बल्कि इस साल की सबसे पहली कॉन्फ्रेंस हमारी ऑर्गेनाइजेशन के तो पहली इन AMU और उन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन में हुआ। साथ में हमारा जो NCPR है वो DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एफिलिएटेड बॉडी भी है। हम लोग कई यूनिवर्सिटीज़ के जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एडमिशन कंसल्टेंट हैं। हमारे जो है वो मलेशिया की यूनिवर्सिटी से भी हमारा जो है लिंकन यूनिवर्सिटी बहुत फेमस अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, उसके भी हम एडमिशन कंसल्टेंट हैं। तो इसी तरह से सब चीज़ें चल रही हैं। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि। और उसके बाद ये कि वालिदैन की दुआएं होती हैं। मैं समझता हूँ कि किसी के डेवलपमेंट में इंडिविजुअल डेवलपमेंट मायने नहीं रखता, उसके सब लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। उनके वालिदैन का, मैं वाइफ का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे भाई बहन, मेरे बहनोई, मेरे चाचा दादा, सब लोगों को हमेशा मोटिवेट करते रहे। मेरे दोस्त पड़ोसी लोग हर छोटे मोटे अचीवमेंट में बहुत अप्रिशिएट करते थे। तो अल्लाह ने बहुत नवाजा। मेरे लगभग 45 पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में मेरे पब्लिश हैं। मैंने लगभग 20 से ज़्यादा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रखी हैं। लगभग 10-12 मैंने वेबिनार्स और सेमिनार्स में अपने लेक्चर, उससे ज़्यादा लेक्चर दे चुका हूँ। बल्कि मेरा लेक्चर AMU की वेबसाइट पे भी मौजूद है। AMU की वेबसाइट पे भी मेरा लेक्चर जो है वो अपलोड उन्होंने किया है। साथ में मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्डी हूँ, नेशनल AMP अवार्डी हूँ। अभी बेटी रक्षा दल ने भी मुझे अवार्ड किया, PCMM ने भी अवार्ड किया। तो कई अवार्ड्स अल्लाह ताला ने जो है कि ने मुझे दिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उसका। और डॉक्टर साहब, आपका ताल्लुक़ चूँकि अलीगढ़ से है और अलीगढ़ मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसके आप प्रोडक्ट हैं, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और अलीगढ़ के बाहर जब भी हम कहीं जाते हैं तो लोग अलीगढ़ की शनाख्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से पहले करते हैं, और ये बाइसे फ़ख्र है अलीगढ़ वालों के लिए, हमारे लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि आप चूँकि खुद एक अलीगढ़ के तालिब इल्म रहे हैं
और तालीम से आपका ताल्लुक़ रहा है, अच्छे खासी चीज़ें आपने कई डिग्रियाँ आपने हासिल की हैं और आज भी आप एजुकेशन फील्ड में ही काम कर रहे हैं। तो तालीम का जो मयार है और तालीम को आज जिस तरह से लोगों ने कमर्शलाइज़ कर दिया है कि तालीम को दीनी एतबार से भी दुनियावी एतबार से अहमियत दी गई है कि तालीम लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ख़ास है और सबको खाना कम खाइए लेकिन तालीम पर ज़ोर ज़्यादा दीजिए, ये एक कहावत है, बुज़ुर्गों ने कहा है। लेकिन आज जिस तरह से तालीम को महंगा कर दिया जा रहा है, गरीब और मिडिल क्लास लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, इसके बाद अलग अलग पहलू हैं। वैसे मैं जैसे आपने बताया मेरा ताल्लुक़ तो हैदराबाद से है, मैं हैदराबाद में पैदा हुआ हूँ। लेकिन मेरे वालिद साहब जब मैं 6 साल का था, 5 से 6 साल का, तो मेरे वालिद साहब की जॉब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, ठीक है, फिर हम लोग यहीं पे शिफ्ट हो गए। तो एक जो मेरा वो हैदराबाद और अलीगढ़ से ही ये रहा। जैसे आपने बताया कि बिल्कुल लोग जो है कमर्शलाइज़ कर रहे हैं और एजुकेशन का, तो उसके 2 पहलू अगर हम देखें, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कम हैं अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन के हिसाब से देखें। तो फिर लगभग 20 साल पहले अगर हम मानते हैं तो फिर वो प्राइवेटाइजेशन हुआ, उसका यूनिवर्सिटीज़ बनी। आज की डेट में 300 से ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, हज़ारों कॉलेजेस वगैरह मौजूद हैं। तो जब क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं तो उनके नॉर्म बहुत टिपिकल होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा, आज की डेट में भी अगर किसी को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खोलनी है तो लगभग 40 से 45 एकड़ ज़मीन यानी 200 से ज़्यादा बीघा ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉर्म्स, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बहुत आसानी से नॉर्म्स ही नहीं मिलते, अंडर द टेबल भी बहुत सारी चीज़ें उन लोगों को करनी पड़ती हैं तब जाके। तो अब वो क्या करते हैं कि अपने अखराजात जो उन्होंने किए हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं उस फीस को जो है बढ़ाते हैं, बढ़ाकर चीज़ें करते हैं। और सस्टेन करना है तो उनको अच्छी सैलरी देनी पड़ेगी, अच्छी सैलरी देनी पड़ेगी, तो फिर एक जनरल एजुकेशन की जो फीस स्ट्रक्चर है वो दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में वो बढ़ जाती है। अब यहाँ पर मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का एक रोल बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर वो इक्वलाइजेशन तो बहुत करना मुश्किल है सब चीज़ों में, लेकिन कहीं ना कहीं एक सब्सिडी के तौर पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को कुछ प्रोवाइड करें किसी की फॉर्म में, चाहे वो इनकम टैक्स के फॉर्म में, कुछ उनकी तरफ से भी फंडिंग हो या कुछ उनको भी स्पेस हो, तो कहीं ना कहीं वो जो फीस होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। जब रिड्यूस हो जाएगी तो फिर ये आजकल हम जैसे कहते हैं कि कमर्शलाइजेशन हो गया, बिल्कुल मनमानी चल रही है, वो कहीं ना कहीं हद तक मैं समझता हूँ कि वो कम होगा। उसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ये जो फीस स्ट्रक्चर है दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा है तो उनकी भी कहीं ना कहीं मजबूरी है कि हम वन वे में नहीं बात कर सकते, हमें उनका भी दर्द महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोगों की मजबूरी है। अगर वो फीस ज़्यादा नहीं देंगे तो उनका बिल्डिंग अट्रैक्ट करने के लिए अच्छी से अच्छी बिल्डिंग रखनी पड़ती है, उनको नॉर्म्स पूरे करने के लिए अच्छी फैकल्टीज़ रखनी पड़ती है, लाइब्रेरीज़ में उनके पूरी तरह से मैंने देखा है, क्योंकि मैं रहा हूँ कई मेंबर्स में, आपकी दुआओं से मैं रहा हूँ, तो मैंने देखा कि बहुत ही छोटे छोटे लेवल पर उनका रिजेक्शन हो जाता है, एफिलिएशन रिजेक्शन हो जाता है कि बुक्स आपके वहाँ मौजूद नहीं थी। तो अब उनको स्लैब सेटअप करना है, बुक सेटअप करना है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं कहाँ से लेंगे, वो फीस बढ़ा के लेंगे। अब उस कंडीशंस में या तो नॉर्म्स थोड़े से कम करें अगर हमें एजुकेशन सेक्टर को ज़्यादा करना है, या फिर कहीं ना कहीं सब्सिडी प्रोवाइड करे गवर्नमेंट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस इतने हैं, तो फिर उससे समझते हैं। फिर हम जब मसावी मामला आएगा तो फिर क्या होगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम देखें तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है, बस वजह क्या होती है कि क्योंकि जो टॉप के बच्चे हैं, अच्छे बच्चे जो होते हैं, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, IITs में, NITs में इनका या स्टेट यूनिवर्सिटी में इनका सिलेक्शन हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ उनकी परफॉर्मेंस, एंट्रेंस टेस्ट, तो अच्छे बच्चे क्रीम पहुंच जाते हैं वहाँ पर। अब जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो हमें बच्चे मिलते हैं यूनिवर्सिटी में, वो बच्चे हैं उतने ज़्यादा उस लेवल पर नहीं होते, तो उनसे ज़्यादा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के, इसमें कोई शक नहीं है। मेंटर मेंटी जो एक सिस्टम है, मैंने खुद क्योंकि यूनिवर्सिटी का तालिम रहा हूँ और मैंने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाया है, तो मैंने ये महसूस किया कि
कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंटर मेंटी का सिस्टम था, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में रिलेशन ज़्यादा अच्छे होते हैं दूसरे यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या NITs या स्टेट यूनिवर्सिटी के मुकाबले में। तो जो वर्कआउट करना पड़ रहा है, जैसे कहते हैं ना कि मैन्युफैक्चरिंग इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस, एक्सट्रैक्ट द रॉ मटेरियल एंड कन्वर्ट इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। तो हम वहाँ पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जो हमें रॉ मटेरियल बहुत ख़राब मिलता है, अब उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद फिर एक अच्छे प्रोडक्ट की फॉर्म में आते हैं, तो वो इसीलिए थोड़ा सा एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है। इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, गवर्नमेंट थोड़ा सा इसके बारे में सोचेगी तो। क्योंकि आपने जो क्लैरिफाई किया, जो जस्टिफाई करने की कोशिश की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और कोचिंग सेंटर्स को, तो मसला वही आता है कि अब गवर्नमेंट एक एक घर में जाकर लोगों को ये तो नहीं कहेगी कि आपके पास पैसे नहीं तो आपकी फ़ीस हम भर देंगे, लेकिन कोई ना कोई तरीका गवर्नमेंट को ऐसा इख्तियार करना चाहिए, जैसे आपने कहा कि या तो उनके लिए कोई सपोर्ट प्रोवाइड की जाए गवर्नमेंट की तरफ से कोचिंग सेंटर वालों को, ये प्राइवेट स्कूल्स को, कि उनके एक्सपेंसेस कम हो, चाहे वो टैक्स की शक्ल में हो या कुछ और शक्ल में हो। क्योंकि जिस तरह से महंगी फ़ीसों की वजह से छोटे घर के लोग, गरीब घर के लोग या मिडिल क्लास फैमिली के लिए, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे जो हैं बड़े अच्छे कॉन्वेंट स्कूल्स में नहीं पढ़ पा रहे हैं। और स्टैंडर्ड जो गवर्नमेंट स्कूल का है वो भी हम देख रहे हैं कि वहाँ बच्चों का जाना न जाना, आज तो टीचर्स ही पता नहीं, कई जगह हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि टीचर्स को ABCD नहीं मालूम है और वो स्कूल में एक बड़ी अच्छी सैलरी पर काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, खुद को नहीं पढ़ना आता। कई जगह ऐसी रेट पड़ी कई स्कूल्स के अंदर के टीचर्स को कैलकुलेशन नहीं मालूम है, इंग्लिश रीडिंग नहीं कर सकते हैं। रखता हूँ तो हमें, जैसे हम देखें, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, ना मैं किसी पार्टी को यहाँ पे वो कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम एनालिसिस करें, देखें तो केजरीवाल जी का जो मॉडल है दिल्ली में, उन्होंने जो एक मॉडल जो पेश किया, तो उससे क्या हुआ कि अब देखिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने अपने गवर्नमेंट स्कूल्स को या कॉलेजेस को इतना ज़्यादा अपग्रेड किया कि अभी आप रिजल्ट देखिए 10th और 12th का, उनका रिजल्ट से बेटर कर दिया, प्राइवेट से ज़्यादा बेहतर है। तो हमें वो टीम लीडरशिप की ज़रूरत है, लीडरशिप। और मेरा मानना है कि केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी केसेस में। पॉलिसीज हैज टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट। और हाँ, अगर हम पॉलिसीज नहीं बना रहे हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है कि हम किसी के साथ किसी स्टेट की पॉलिसीज को कॉपी करें। केस स्टडी तो केस स्टडी है। तो गवर्नमेंट को चाहिए, मेरी एक राय है कि उनकी पॉलिसीज़ को स्टडी करें और उस पॉलिसीज़ को बड़े लेवल पर हम इम्प्लीमेंट करें, हर स्टेट में इम्प्लीमेंट करें, छोटे उसमें DM अपने लेवल पे करें, चीफ मिनिस्टर अपने लेवल पे करें। तो जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। तो वो चीज़ें करेंगे। तो उन्होंने एक बेस्ट एग्जाम्पल हमारी दे रखी है। उसके बाद फिर देखिएगा फिर क्या होगा कि जो हमारे स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जो खास तौर पे लोग कहते हैं कि नहीं हम यार इसलिए बच्चों को इतने नहीं पढ़ाते क्योंकि यहाँ पे इतना स्टैंडर्ड नहीं है, तो प्राइवेट की तरफ जाते हैं, महंगी फीस जाते हैं। तो अगर हम खुद ही कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस और स्कूल्स का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अपग्रेड कर दें और स्टैंडर्ड के साथ थोड़ी सख्ती कर दें, नॉर्म के साथ पॉलिसीज़ बनाएं, अच्छी बनाएं, मेंटर मेंटी सिस्टम हो, पेरेंट्स मीटिंग हो रेगुलर बेसिस पर, तो इस तरह की चीज़ों को जो है वो जब इम्प्लीमेंट करेंगे, गवर्नमेंट चाहे तो ये कर सकती है। गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है। गवर्नमेंट को थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा इसमें, और एक टीम बना के इसमें सही से वर्कआउट करेंगे तो बहुत अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो जिनके हाथ में पावर है ये सब चीज़ें कर सकते हैं, वो अपने बच्चों को खुद नहीं भेजते हैं उन गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। क्योंकि अगर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, जब उनको ये बात समझ में आ जाए और ये चाहें वो करना, तो जो स्टैंडर्ड की बात आपने कही, अगर गवर्नमेंट कॉलेज का या स्कूल का स्टैंडर्ड उसी लेवल पे आ जाए, जैसे केजरीवाल साहब की बात आपने कही, दिल्ली का जो हो रहा है, तो अगर यूपी के अंदर या दूसरे स्टेट्स के अंदर भी यही फार्मूला अपनाया जाए, तो आई होप कि सारे ऑफिशियल्स अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल भेज रहेंगे। स्टैंडर्ड इक्वल महदूद ना रहे, हम स्कूल तक महदूद ना रहें, कॉलेज तक। ये सब हम कॉलेजेस से ऊपर बढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेज में भी ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हम आर्ट्स कॉलेजेस में ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम जो है मेडिकल कॉलेजेस में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं एक इंक्यूबेटर की हम बात करते हैं या इनोवेशंस की बात कर सकते हैं, तो वो चीज़ इंप्लीमेंट करना है। जैसे मेरा सजेशन है कि अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में हम बहुत पीछे हैं, हमारा मुल्क बहुत पीछे है, हम स्टेट लेवल पे बात करें तो बहुत पीछे हैं, तो कहीं ना कहीं हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट या पेटेंट्स या इस तरह की चीज़ों को जो फ़रोग करेंगे, बच्चों को जो है हमारा जो तालीम का निज़ाम हो या हम मैथोलॉजी हो, टीचिंग मैथोलॉजी, इस तरह से कि हम बच्चों के अंदर वो जहन पैदा करते हैं कि वो इनोवेटर बन जाएँ। जब इनोवेटर बन जाएंगे तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और हम उसको कोई नई चीज़ बच्चे प्रोड्यूस करें, बनाएं, इन्वेंट करें, डिस्कवर करें, या फिर हमारे टीचर्स करें, तो उससे क्या होगा कि वो कोई भी कॉलेज हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, तो वो चीज़ें सेल आउट होंगी इन द फॉर्म ऑफ पेटेंट्स की फॉर्म में, लोग परचेज करेंगे। हाँ, उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या फ़ायदा होगा? इनडायरेक्टली फ़ायदा ये होगा कि फिर हम जो बहुत सारी इकोनॉमी में, देखिए जैसे अक्सर आपने, इससे पहले भी आपसे बात हुई तो अब मैंने आप मेरे जो है मज़ामिन पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 70-80 लगभग मेरे
रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं, 70-80 दिन से मेरे रेगुलर मज़ामीन में डिफरेंट न्यूज़पेपर में आ रहे हैं। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि छोटे छोटे इश्यूज़ को पे हम लोग वर्कआउट करें। अभी मेरा 5G पे एक आर्टिकल्स आया था, उसके अलावा मैं जितने भी कोविड-19 में बिजनेस है, तो हम क्यों दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंड रहें, जब हमारा यहाँ इनोवेशन और डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा और वो स्कूल्स लेवल से अच्छा होगा। स्कूल में अच्छी पढ़ाई होगी तो बच्चे जब आएंगे हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल में, तो वो बहुत ऑलरेडी बहुत कुछ जानते होंगे। तो जब वो इन्वेंट करेंगे चीज़ों को, तो हम दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंड नहीं रहेंगे। यहीं पे सेल्फ सस्टेनेबल होते हुए हम चीज़ें करेंगे तो चीज़ें सस्ती होंगी, सीधे होंगी तो इकोनॉमी में, GDP पे सब पे इसका असर पड़ेगा, पॉजिटिव असर पड़ेगा, और फिर हमारा जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री से बहुत डेवलप कंट्री होगा। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए कि हम सबको सोचना चाहिए। हम क्या करते क्या हैं, ब्लेम सब पे कर देते हैं। कभी सरकार को हम ब्लेम कर देंगे, कभी सिस्टम को ब्लेम कर देंगे, या कभी एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम कर देंगे। यहाँ पर तुम की जगह ये मेथोडोलॉजी चेंज करने में हम जब चेंज करेंगे अपने आप को, तो फिर उसके बाद फिर एक एटमॉस्फेयर देने की ज़रूरत है। जब एक एटमॉस्फेयर हम देंगे, कल 2 दिन पहले मेरा एक आर्टिकल आया था हिरोशिमा नागासाकी। आप जानते हैं कि 1945 में इतना बड़ा जो अमेरिका ने उस पर हमला किया, और उस पर कितनी उनकी तादाद थी, 80-90 हज़ार की जो पॉपुलेशन थी, वो मुश्किल से 15-20 हज़ार लोग ही रह गए, बाकी सब लोग मर गए, ज़मीन बंजर हो गई, सब कुछ। आज की डेट में वो मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो हिरोशिमा हब है। कैसे उसने डेवलप किया अपने आप को, सास पास्ट भूल के जहन जो है लगाना ज़रूरी है। इसके लिए हमारे टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा, हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, हमारे लीडर्स का बहुत बड़ा रोल है। हमारे जो लीडर्स हैं वो सब लोगों ने मंदिर मस्जिद या इस तरह के इशूज़ में हम लोगों को फंसा रखा है, और हम लोग फंस जाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से लेकर हमारे चीफ मिनिस्टर से, हमारे वाइस चांसलर साहब, हमारे प्रिंसिपल है, डायरेक्टर्स है, टीचर्स है, पेरेंट्स हैं, वालिद है, वालदा है, इन सब का बहुत बड़ा रोल है। एक बच्चे को जहन बनाना में एक आदमी का रोल नहीं रहता, इसमें सबका रोल रहेगा। जब सबका रोल रहेगा तो फिर हम जो है इधर उधर सोचेंगे नहीं। अच्छा, मसला ये है, प्रॉब्लम ये है सफ़ी भाई के मोहब्बत किसी को अपने मुल्क से है ही नहीं। सबको अपने मुल्क से मोहब्बत है ही नहीं, अपने मुल्क से। सब लोग अपनी अपनी मतलब वर्बली बातें करते हैं, तो उसका नतीजा मैं देखता हूँ, अफसोस होता है मुझे कि ये कंट्री के अंदर पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, हमारे यहाँ के बच्चों के अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, हर कम्युनिटी में। हमारे तो एज ए मुस्लिम अगर हम बात करें, हम कम्युनिटी में इतना पोटेंशियल है, लेकिन हमारे लीडर्स, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स उस पोटेंशियल को इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। अगर हम एज ए इंडियन बात करें तो हमारे हिंदुस्तानी में बहुत, हम मुल्क में बहुत टैलेंट है, लेकिन कोई चाहता ही नहीं है। हम सब लोगों को जहन बांट रखा है इधर से उधर। उन लोगों को सही टारगेट के साथ, सही SOP के साथ उन सबको वगैरह, और उनको बताया जाए आपको आपकी ये 2 साल की आपकी ये प्लानिंग है, 5 साल की ये प्लानिंग है, 10 साल की ये प्लानिंग है, ये डायरेक्शन है। ज़्यादातर लोग जैसे कहते हैं ना कि हम लोग भेड़ चाल में चल रहे हैं, तो भेड़ चाल वाले चल रहे हैं। सही लीडर हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, जो हमारे जो है हम सर सैयद अहमद खान जैसे लीडर हमारे पास नहीं है, हमारे पास महात्मा गांधी जैसे लीडर नहीं है, हमारे पास सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लीडर नहीं है, नेहरू साहब जैसे लीडर्स नहीं है, वाजपेयी जी जैसे लीडर नहीं है हमारे यहाँ। तो ऐसी लीडरशिप चल रही है, तो फिर सब लोग के कुल मिलाकर ये है कि अगर हमारे बड़े आज भी जो मौजूद हैं, अगर ये स्ट्रेटेजी बनाएं, ये प्लानिंग करें और लोगों को इस बात पर फोकस करने पर मजबूर करें, जैसे हम खामखा फोकस कर रहे हैं, पॉलिटिकली चीज़ों को इधर से उधर कर रहे हैं, कम्युनल चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, एक दूसरे को बुरा करें। अगर वही चीज़ें जो जापान या चाइना के अंदर लोगों ने फोकस किया और वहाँ का जो प्रोडक्शन आज पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे के लिए मार्केट में छाया हुआ है, तो अगर हमारी जनता को सरकार की तरफ से इस तरह के काम पर फोकस करने के लिए कहा जाए, तो आई होप कि हम भी डेवलपिंग कंट्री से डेवलप डेवलपिंग कंट्री से डेवलप करने का एक हमें प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान बना के उसके प्लान के साथ उसका एक पूरा SOP तैयार करना पड़ेगा। SOP के साथ साथ उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, PCMA एक मैनेजमेंट में एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, PCMA का एक वर्ड किया था। तो प्लानिंग है, उसके बाद एग्जीक्यूशन है। जब चीज़ें करी जाएगी तो उसका रिजल्ट हमें मिलेगा। हमें रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारी प्लानिंग सही नहीं है। और कुछ प्लानिंग अच्छा, प्लानिंग का भी तरीका होता है कि हम रिव्यू करें, रिव्यू करने के बाद फिर डिसाइड करें, कोई चीज़ डिसीजन लेते हैं। जैसे मीटिंग्स होती हैं, हम भी जब थे कॉलेजेस में या फिर तो कोई काम होता था तो हम अकेले इंडिविजुअल डिसीजन नहीं लेते थे,
हमारी एक BOS की मीटिंग हुआ करती थी, फिर मशवरा होता था कि भाई हमें ये सेमिनार ऑर्गेनाइज करना है, ये वर्कशॉप करना है, कौन सा टॉपिक सही रहेगा, कौन सा टॉपिक हमारे लिए बच्चों के लिए फेवर रहेगा, उसके बाद डिसीजन होता था। वर्बली कोई चीज़ करेंगे तो उसका रिजल्ट वर्बली निकलेगा। हमें चाहिए इसके लिए बहुत ज़्यादा, हमारे HRD मिनिस्ट्री बहुत स्ट्रांग की अच्छी पॉलिसीज़ हों, उसको इम्प्लीमेंट करें, उसके साथ साथ और देखिए, और मैं आपको मतलब हम खुश लगता है मोदी जी बहुत खुशनसीब हैं कि उनको जो है ये इतने ज़्यादा, जैसे लोग आप देखिए मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब थे नरेंद्र मोदी जी, एक कोई बात कहते हैं तो सब के सब उसको में बगैर सोचे समझे लग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो बिल्कुल बेशक इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़े एक अच्छे टीम लीडर हैं, लेकिन अब उस टीम लीडर को चाहिए कि उनको चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में हमें ले जा रहे हैं। मैं वही तो आपसे अर्ज कर रहा था कि हमारे सीनियर्स, हमारे बड़े अगर इस चीज़ पर लोगों को समझाएं, डाइवर्ट करें, जैसे मोदी जी ने अभी कहा ताली बजाइए, थाली बजाइए, लोगों ने किया। मोदी जी ने कहा चिराग जलाइए, लोगों ने किया। तो जो बात आप कह रहे हैं, अगर मोदी जी यही बात कहते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, तो आई होप कि सारी कंट्री उनकी बात मानकर, क्योंकि उनको बहुत प्यार करते हैं सभी, सबको लोग प्यार करते हैं, हम भी प्यार करते हैं, सब लोग प्यार करते हैं, वो हमारे वजीर आज़म हैं, उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उनकी बात पे, जैसे मैंने एक आर्टिकल मेरा था, न्यूजीलैंड में बिल्कुल अब 0 कोरोना हो गया है, मतलब कोई भी नहीं बचा। तो अगर हम उसकी केस स्टडी करें, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर के, वो हर रोज़ आया करती थी और मोटिवेट करती थी लोगों को, हर रोज़ आती थी, बताती थी कि घबराना नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये सब कुछ हो जाएगा, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो कोई ऐसा मसला नहीं, हम आपको प्रोवाइड करेंगे, एक बार अगर एक रोटी कम खा ली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हर रोज़ टेलीकास्ट करती थी अपने जितने भी मुल्क के लोगों से, और एक कॉन्फिडेंस डेवलप करती थी। तो जब लोग उनको सुनते थे, उनकी जो पॉपुलेशन उनकी हौसला सुनती थी, तो उनकी हौसला बनता था, और बार बार अपने हौसला अफजाई टॉप से लेके बॉटम तक बहुत ज़रूरी है, हौसला अफजाई। और टीम लीडर की सोच बहुत डिपेंड करती है। टीम लीडर चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो स्कूल का टीचर हो, वो सब अपने लिहाज से टीम लीडर हैं, अपने लिहाज से, तो उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आखिर में एक बहुत ज़रूरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, और बल्कि चाहूँगा कि सवाल नहीं है, ये एक लोगों के लिए मशवरा होगा कि इस कोरोना काल में अभी तक हम उससे बिल्कुल आज़ाद नहीं हो सके हैं, क्योंकि वही तमाम चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आज स्कूल्स बंद हैं, लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। ये साल किस तरह से एडजस्ट होगा, किस तरह से शुरू होगा, कैसे बात आगे जाएंगी, सेशन कैसे पूरा होगा, पता नहीं, देखते हैं गवर्नमेंट क्या डिसीजन देती है इसके लिए। आज आपका क्या मशवरा होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं? क्या उनको वो लेवल की स्टडी मिल पा रही है जो क्लास अटेंड करके मिल रही है? ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर तो नहीं मिल रहा है। जिस तरह से वो आज अपने घर पर रहकर स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप उनके लिए किस तरह का मशवरा देना चाहेंगे कि उनको अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर रखना चाहिए कि जब स्कूल या कॉलेजेस खुलें तो वहाँ वो उनको ऐसा ना लगे कि हम एक पता नहीं नई जगह आ गए, वो एक टाइम लैप्स ना हो जाए? मेरी राय इस सिलसिले में ये है कि देखिए, जो हम चौक और से बात करते हैं, डस्टर से जो हम जो पढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं, उसका कोई रद्द बदल नहीं है, उसका कोई जो है अल्टरनेट हो ही नहीं सकता, सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। ऑनलाइन वगैरह इसलिए की जा रही है। अच्छा, हम ये भी नहीं कह सकते कि ऑनलाइन बंद कर देंगे, ऑनलाइन बंद कर देंगे तो फिर हमारा जो बच्चे फिलहाल जो पढ़ रहे हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली एक बात, उसको अप्रोच को गवर्नमेंट ने इस पर फोकस किया है, स्कूल्स भी इस पर फोकस कर रहे हैं, पेरेंट्स भी इस बात पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन जो चौक और आपका डस्टर का जो मेथोलॉजी है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ जाए। दूसरी चीज़ ये है कि इस दौर में गवर्नमेंट की पॉइंट से मेरा एक सजेशन ये है कि जब स्कूल खुलें जब भी, तो सिलेबस को थोड़ा सा कम कर दिया जाए। सिलेबस जो है इतना ज़्यादा सिलेबस जो होगा तो भी बच्चों को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त, इस दौर में, कि पेरेंट्स नहीं ध्यान दे पाते थे, तो अब बच्चे कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स ध्यान दे पा रहे हैं, तो उस जगह पे पेरेंट्स को ध्यान देना। और दूसरी बात ये है कि पेरेंट्स भी अपनी बेसिक्स जो सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, अगर हम स्कूल लेवल पे की बात करें, तो उसके साथ साथ जो लैंग्वेजेस के, चाहे वो हिंदी हो या उर्दू है, उस पर फोकस करें, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। इंशाल्लाह ये चीज़ें तो बहुत जल्दी कवर कर लेंगे जब सिलेबस भी कम होगा, और उसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग पढ़ाई ना रोकें। पढ़ाई इन बेसिक 4-5 जो सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ाना ज़रूरी है, कम से कम 2 से 3 घंटे अपने बच्चों को वो दें,
बच्चों को दें या फिर कोई ट्यूशन मास्टर के लिए आप लगा दें। अगर कोई बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहता है या नहीं बुलाना चाहते तो अलग मैटर है। किसी न किसी तरह से उनकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, क्योंकि होगा क्या कि हमारे इसमें एक कहीं ना भेड़ जाल की तरह है। देखिए इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि जो ज़हीन बच्चे भी वो भी प्रेशर में आ सकते हैं जब स्कूल खुलेंगे, मान लीजिए आधा महीने 1.5 महीने बाद, और स्कूल पे और गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन ये नहीं रहे कि सिलेबस को कम करना है या फिर आप बच्चों को ज़हनी तौर पे ज़्यादा प्रेशर, तो फिर होगा क्या कि फिर एकदम से प्रेशर आएगा बच्चे के ऊपर। और फिर मुझे अफसोस है इस बात का, मतलब मुझे, मैं अल्लाह ना करे ये ऐसी चीज़ें हों, तो फिर शायद हमारे बहुत ज़्यादा जो टैलेंटेड बच्चे भी हैं ना, उस लेवल पर वो प्रेशर में अगर ले लें तो वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट पड़ सकता है फ्यूचर के तौर पे। तो ये हाँ, हमें पेरेंट्स को भी बहुत समझाने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा बच्चों पे बहुत ज़्यादा रिजिड ना हो पढ़ाई से रिगार्डिंग, वो वक्त पढ़ाई करें, इनको इस तरह से इंटरेस्ट क्रिएट कर दें एक पेरेंट्स होने के नाते या टीचर होने के नाते कि बच्चा जो है वो लगा रहे, अपनी होमवर्क में लगा रहे, अपनी स्टोरीज बुक्स में पढ़ा रहे। उस पर बहुत ज़्यादा रिजिड रहना उसकी जहनी तौर पे साइकोलॉजिकली बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। और उसके साथ साथ जब मैं देख रहा हूँ कि 1-1.5 महीने बाद जब अगर स्कूल खुलेगा उसके बाद भी एकदम से साइकोलॉजिकली प्रेशर टीचर के पास भी रहेगा कि सिलेबस कंप्लीट करवाओ और बच्चों के पास भी रहेगा, कहीं ना कहीं वो प्रेशर जो है वो बच्चे हमारे, हम इस पोजीशन में नहीं है कि हमारे बच्चे जो है उसको प्रेशर को बेयर कर पाएँ। तो यहाँ पे पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और टीचर्स की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे इसको साथ सस्टेन करें हम लोग और उस पर वर्कआउट करें। और ये बात जो है वो इंशाल्लाह कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी इसका हो जाएगा, कोई इसका सॉल्यूशन घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा बेसिक्स हम लोग उसको प्रोटेक्शन जो करते आ रहे हैं उसको करें जाए और फिर चलो नॉर्मल चीज़ें आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया और बहुत सारी अच्छी बातें हमको बताई। स्टूडेंट्स को ख़ासतौर से मैं भी कहना चाहूँगा कि जो मशवरा डॉक्टर साहब ने दिया उसको ध्यान से सुने, उस पर गौर करें और पेरेंट्स के लिए भी जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है उसको भी निभाएं, क्योंकि देश के हालात जैसे चल रहे हैं हमें सबको दुआ करनी चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री इसको दुरुस्त करने की जो कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द उसमें कामयाब हो जाए, हमारा देश फिर से बहाल हो जाए, अच्छे तरह से हम लोग फिर से अपने कामों में लग जाएँ, सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ खुल जाएँ, सारी ज़िंदगी सबकी फिर से सबकी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाए। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना न भूलें। और आप अपना मशवरा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि हम आइंदा किस तरह के टॉपिक्स पर बात करें जिससे कि हम आप लोगों को और ज़्यादा अपडेट कर सकें। आप देख रहे हैं विरासत टीवी, आपकी पसंद देखते रहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, शुक्रिया।